This conference will now be recorded. अद्य मंगलवासरः अथवा बहुवासरः ज्येष्ठ शुद्ध एकादशी दिनांक 2 जून 2020 चरक सूत्र सन अध्याय 24 शंखं चक्रं गदल्पां दशसमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं निखिलगतवनप्रौढदावाग्निलीनं प्रौढदावाग्निलीनं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे मातवाख्यं आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं निकार्यस्य वयं तु प्रयताम सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मति बुद्धिदर्पणसन्त्रान्तं ददृजगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रेच्छद्मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। अरुणाभं भवेद्वातात् विशतं फेनिलन्तं पित्तात् पीतास्तं रक्तं स्यायत्यक्ष्णात् किरेण च ईषत् पाण्डुकफात् दुष्टं पिच्छलं तन्तुमर्दनं संसृष्टलिङ्गं संसर्गात् त्रिलिङ्गं सान्निपातम्। तर्हि यत् वातात् दुष्टं भवेत् तत् अरुणाभं विशदं फेनिलं तन् केनचित् इह उक्तं यत् तस्य कश्चन बिन्दुः जले स्थितो भवति चेत् तर्हि तत्र एतेषां वर्णानां व्यक्तत्वं स्यात्। तर्हि अरुणाभः वर्णः वा पीतः असितः वर्णः वा अथवा पाण्डुवर्णः वा यदि जले निमज्जनात् प्राप्नोति तर्हि इदं वातात् दुष्टम् इदं पित्तात् दुष्टम् इदं कफात् दुष्टम् इति वक्तुं शक्यते। तर्हि अयं प्रयासः साधु इति मन्ये। तर्हि वात के कारण जो रक्त दुष्ट होता है वो अरुणाभ इस प्रकार का था, अरुण वर्ण का इस प्रकार का होता है, विशुद्ध होता है, स्वच्छ इस प्रकार। इसको कैसे मापे ये अजीब थोड़ी चीजें। फेनिल तो देख सकते हैं, तनु भी देख सकते हैं। और पित्त के कारण पीत असित रक्त वर्ण और स्टायत्यष्ण्या औष्ण्या चिरेण च, उसमें घनीभाव जो है वो उसके उष्ण गुण के कारण दीर्घ काल से होता है। तो ये भी एक अहम चीज है कि उसको हम थर्मामीटर से उसका टेम्परेचर नोट करें कितना है और वेरिएशन कितना आता है ब्लड कलेक्शन। तो निकालने के बाद तुरंत अगर थर्मामीटर के द्वारा उसका सही टेम्परेचर हम समझ लेंगे तो अगर उष्ण ज्यादा है तो ये पित्त के लिए हम बता सकते हैं। उसका घनीभाव जो होता है वो कितने देर से के बाद होता है ये भी एक देख लेंगे। तो कफ में वो जल्दी होगा और पित्त में वो देरी से होगा, तो उसके आधार पर हम बता सकेंगे ये पित्त दुष्ट इस प्रकार का है। और पीता और असित वर्ण जैसे कि एक साहिल्स मेथड में एक कलर पैलेट होता है और उससे कंपेयर करते हैं, उसी प्रकार अभी कलर पैलेट कंप्यूटर में अवेलेबल है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो उसके आधार पर हम अगर वर्णों का निश्चय कर सकेंगे उसके उससे कंपेयर करके, तो ये बेहतर इस प्रकार का। हाँ मॉडर्न चलत नाही, मॉडर्न म्हणजे कॉम्प्युटर चलत नाही, IT फील्ड मध्ये
आणि मग द्रवता वगैरे या गोष्टी धरायची गरज नाहीये. आहे की ते पिकताना जर उरलं तर जास्त हे केलं काय त्याला वास नहीं, सभी पैरामीटर्स को देखना है, किसी को छोड़ना है ऐसी कोई बात नहीं। सभी पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए फिर पित्त का कितना है, कफ का कितना है, ऐसा सोचेंगे तो बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का होगा। वैसे हमने आयुर्वेद निदान, ये जो हमारा आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर बना था, उसमें कलर कलेक्ट कैसे नहीं पे किया था हमने। एक अजीब क्लासिफिकेशन वहां पे प्रस्तुत किया था कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध और प्रश्न परीक्षा, इस प्रकार से हमने किया था। और उसके बारे में, वर्ण के बारे में कलर पैलेट देने का प्रयास कुछ हद तक किया था। तो अभी प्रातिपदिक कोश में भी वो होगा। विशद गुण कैसे मापन कर सकते हैं, ये मेरे लिए भी समस्या है। अभी तो मैं ये बता नहीं सकता। तो विशद यानी कि स्वच्छ करने वाला ऐसा है। अगर ये दूसरे किसी में डालते हैं और वो स्वच्छ हो जाता है तो इसमें विशद गुण है। जैसे मलिन पानी में इसको डाल दिया और वो स्वच्छ हो गया, इससे मद को विशद इस प्रकार के कहा गया है। तो थोड़ा उसके बारे में सोचना पड़ेगा, ऐसा डायरेक्टली बताना मुश्किल है। क्षालन विशद है, वही मैं बता रहा हूँ। क्षालन यानी कि स्वच्छ करना, प्रक्षालन का ज्यादा प्रयोग करते हैं। और हस्त प्रक्षालन, मुख प्रक्षालन, ये जो है वहां जो मलिन भाव है उसको निकाल देता है। तो अगर वात का संबंध है तो अन्य मलिन भावों को दूर करता होगा, विशद गुण इसमें है। तो इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, ऐसा सीधा बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ठीक है, विचार तो करते रहेंगे, चीज है। तो फेनिलन तनु, फेनिल तो दिखाई देता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तनु, इसमें और द्रव में कैसे अंतर करेंगे, ये भी एक थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तनु यानी कि पतला, और ये कफ का जो है वो पिछला तंतुमत घन इस प्रकार का। तो घन और द्रवत्व, ये शायद पीटीआईएनआर के ऊपर हम कुछ उसके बारे में कुछ सोच सकते हैं। और ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम जो है वो और पिछला तंतुमत होने के कारण जल्दी उसका स्कैनअप हो पाता है कफ में, ये इसके बारे में सोच सकते हैं। तो बीटीसीटी, पीटीआईएनआर, इनको देखकर शायद इसके बारे में कुछ पता चले कि पित्त का है या कफ का है, इस प्रकार से। और तनु और द्रव में कैसा अंतर करे, ये थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो ईशत पांडु कफात दुष्ट, कफ से दुष्ट है वो ईशत पांडु है, तो ये थोड़ा रंग के हिसाब से देखना चाहिए। पिच्छिलम तंतुमत घनम, पिच्छिल है, तंतुमत है, ये पानी में डालने के बाद शायद इसके बारे में कुछ पता चले कि तंतुमत है। जैसे कि स्तन्य पानी में डालते हैं तो उसमें तंतु निकल आते हैं, ये भी कफ दुष्ट इस प्रकार का कहलाता है। तो ये भी सोच सकते हैं। और पिछले जो है वो स्पर्श से शायद उसके बारे में पता चले, या कुछ फिजिकल पैरामीटर उसके लिए सेट करने की कोशिश करें। उसके विपरीत तो जो है वो खर इस प्रकार का है। और पिछले का विषद है, एक्चुअली खर नहीं, श्लक्ष्ण का खर है और पिछले का विषद है। तो उसके बारे में थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि उसको वो दूर करता है क्या, इस प्रकार से। मत जसे स्पर्शाला, दर्शनाला रूक्ष नाही, स्निग्ध नाही, विशद आहे, तसे रक्त विशद आहे दर्शन स्पर्शाने। ये रूक्ष नहीं और स्निग्ध नहीं, ये
देखना पड़ेगा। मत का पिछिल भी नहीं है, वो भी एक अलग चीज है। स्थानत्व मद में है, घनत्व इस प्रकार का है, लेकिन मद पतला भी हो सकता है, ऐसी भी आपत्ति नहीं है। तो मध के गुण कैसे डिसाइड करिए, थोड़ा सोचना पड़ेगा इस प्रकार से। और जनरली क्या होता है, एक ही गुण नहीं होता, 3-4 गुण साथ में होते हैं, और फिर एक एक गुण का एनालिसिस करना मुश्किल हो जाता है। तो 3-4 गुणों के संयोग से क्या होता है, ये एक बार देखना पड़ेगा, ऐसा है। और जिनके बारे में ये संयोग बताए गए हैं इस प्रकार से, तो उन द्रव्यों को ध्यान में रखे हुए करेंगे। विस्कोसिटी मापन कर सकते हैं क्या? हाँ, मैं सोचता हूँ कि इसके आधार पर विस्कोसिटी का मापन कर सकते हैं, कफ के पिछले गुण के आधार पर। और वैसे देखा जाए तो कोलेस्ट्रॉल भी एक ऐसी चीज है, और रक्त में कोलेस्ट्रॉल का होना, कितनी मात्रा में होना, कौन से कोलेस्ट्रॉल का ज्यादा होना, कम होना वगैरह जो चीजें हैं, उसके बारे में भी सोच सकते हैं। तो जिनमें ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ज्यादा पाया जा रहा है और जिनमें कफदुष्ट लक्षण के भी दिख रहे हैं, पिच्छलत्व वगैरह इस प्रकार से दिख रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सोच सकेंगे। और ये आम से भी बनेगा, आम का भी स्वरूप पिच्छल तंतुमत इस प्रकार का है। और अगर साम दोष रक्त में है, तो भी एक अहम चीज इस प्रकार की रह सकती है, और उसके बारे में थोड़ा अलग से सोचना पड़ेगा इस प्रकार से। मैं मानता हूं कि सीधा मैंने बोल दिया हो गया, ऐसा तो नहीं होगा। इसमें काफी परीक्षण करना पड़ेगा। और एलोपैथी में लाखों लोगों का परीक्षण किया गया। जब ये सिद्धांत के रूप में उन्होंने बात मान ली पूरे विश्व भर में कि कोलेस्ट्रॉल इतना होना है, हीमोग्लोबिन इतना होना है, एलडीएल इतना होना है वगैरह वगैरह, ये लाखों लोगों के परीक्षण के बाद किया हुआ निष्कर्ष है। अभी हम सभी जो आयुर्वेद कॉलेजेस है, उन सभी में पैथोलॉजिकल लैब है। ये दृष्टि नहीं है कि आयुर्वेद की दृष्टि से पैथोलॉजिकल लैब को देखना इस प्रकार से, या पैथोलॉजी के रिजल्ट्स को देखना। तो अगर हाँ, जो हमारा निदान में जिसने एमडी किया है, ऐसा व्यक्ति उसमें ध्यान देता है जो आयुर्वेद सोचने वाला हो। हमारी दिक्कत की बात है कि जो एमडी पीएचडी आयुर्वेद में हुए, वो भी आयुर्वेद के हिसाब से सोचते नहीं, उनको आयुर्वेद का ज्ञान होता ही है ऐसा नहीं है, वो बहुत कम लोग होते हैं। और ज्यादातर लोग प्रैक्टिस में जो है वो इंस्टीट्यूट की तरफ मुड़ते ही नहीं है, और जो इंस्टीट्यूट में चले गए हैं वो प्रैक्टिस नहीं करते। ये बड़ी दुखद घटना है। तो अगर कोई एमडी निदान, उसने निदान में किया है, आयुर्वेद का प्रैक्टिशनर हो और इसमें ध्यान दे, तो शायद कुछ बात हो सकती है। द्रव जो अपने आप में स्वयं में घोल लेने की प्रक्रिया, विलोडने शक्ति सद्रव, तनु पतला। ये तो सही है, विलोडने शक्ति द्रवा, ये सही है। तो ये विलोडन नाम की जो चीज है, जब हम डो बनाते हैं आटा, उसमें पानी डाल के उसका डो बनाते हैं, तो ये विलोड़ना इस प्रकार का है। उसमें ज्यादा पानी डालेंगे तो विलोड़ना शुरू हो जाएगा। हम कम मात्रा में पानी डालते हैं, वो मिक्सअप अच्छा हो जाए। और इसमें जल के स्नेह गुण का भी इस्तेमाल होता है, तो बंधन गुण स्नेह में है, और वो उसमें इस्तेमाल में आता है। तो इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए द्रव्य और तनु ये दोनों साथ में कहाँ पे है, ये देखना पड़ेगा। वैसे तनु ये गुण कहीं पे भी निर्दिष्ट ही नहीं है। जो विंशति गुण बताए गए, गुरुमंद हिमस्निग्ध स्थिराः गुणाः सूक्ष्म विषयता विंशतिस्य विपर्ययः, और बाकी भी परापरत्वे युक्तिश्च संख्या संयोग, इसमें भी तनु का निर्देश नहीं है।
तो ये तनु आया कहाँ से? एक पदार्थ विज्ञान जब मैं पढ़ा था तो ये मेरे सामने बहुत सारे सवाल आते थे। मैं खुद विद्यार्थियों को तो छात्रों को बताता नहीं था क्योंकि वो कंफ्यूजन बनाने वाला है, कैसे करेंगे इसके बारे में। लेकिन अगर हम लक्षण कोश में, हेतु कोश में झांक के देखें या चिकित्सा कोश में झांक के देखें तो पता चलता है कि बहुत सारा ऐसी गुण है जिनका डायरेक्टली एकचत्वारिंशत् गुणों में समावेश नहीं है। तो शायद ये गुणों का कॉम्बिनेशन इस प्रकार का है, क्योंकि नहीं तो उसका गणन होना चाहिए था। गणन नहीं है लेकिन गुणों का निर्देश तो है, तो इसका मतलब है कि ये संश्लिष्ट गुण इस प्रकार के हैं। इसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं है ये किस प्रकार के गुण है और कहाँ पे है, और ऐसे गुणों को ढूंढना पड़ेगा। तनु ये जैसे अभी संयोग से निकल आया तो उसको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। सुश्रुत मेंशन आकाश, अक्ष, स्कंदित्व इन बोथ, इन वात दुष्ट, पित्त दुष्ट, रक्त। तो अस्कंदित्व का मतलब है कि उसका ग्रथिलत्व न होना, इस प्रकार का पतला हो रहना। पित्त में उष्ण गुण के साथ होता है ऐसा मान लेंगे। वात में किस प्रकार से होता है ये विशद गुण से शायद होता होगा, या पेनिल गुण जो है उसमें वायु के परमाणु है तो वो स्कंदन नहीं होने देता, ऐसा थोड़ा सा रहेगा। अर्थात ये कुछ देर के लिए है, वैसे स्कंदन होता ही है रक्त का, वो अलग चीज है। ऐसे कौन से गुण है सर तनु के अलावा? मुझे अभी तो याद नहीं है लेकिन जब जब मैं देखता था कोश तो ये सामने आते थे और ये आसान है थोड़ा सा, प्रातिक्विक कोश में भी आसान है, हमने सभी गुणों को साइन दे दिए है और फिर उस साइन के आगे उस गुण को लिखेंगे। तो ये हेतुलिंग औषध कोश से भी निकल पता आएगा और प्रातिपदिक कोश से भी पता चलेगा। लेकिन ये तत्वज्ञान के हिसाब से बहुत अहम बात है, और कॉम्बिनेशन ऑफ गुण ये बहुत ही अहम चीज है। एक गुण जनरली नहीं होता है, 3-4 गुण कम से कम होते हैं एक एक द्रव्य में। उसमें परिवर्तन भी हो सकता है, ये भी है संस्कारों गुणांतरानाम, लेकिन उसमें ज्यादातर पता चला है कि गुरु और लुगु ये 2 गुण बदलने वाले हैं, बाकी गुण ज्यादा बदलने वाले नहीं है। तो ये भी संस्कार गुणांतराधानम, ये किस चीज के बारे में गुण बदल सकते हैं, ये अहम चीज इस प्रकार की रहेगी और उसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि इस सूत्र को भली भांति देखे और प्रैक्टिकल करने की कोशिश करें। हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि हम प्रैक्टिकल नहीं करते। तो अगर प्रैक्टिकल करेंगे तो ग्रंथों में से और जानकार भी निकल आएगी। रक्त के बारे में अगर सोचना है तो रक्त लक्षण संबद्ध शारीरादि भावा, ये एक परिशिष्ट है लक्षण कोश में। तो रक्त के संबंध में भी जितने भी भाव है वो सभी सामने आ जाते हैं, इसमें गुण भी मिल जाएंगे। एक बार देख लेंगे, शायद इसमें कुछ मिल जाता है इस प्रकार से। और फिर उन शारीरिक भावों को कैसे समझना है, ये जैसे अभी हमारी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है, और इसको हम उस तरीके से देखते नहीं है। हम एलोपैथी की दृष्टि से ही देखते हैं, आयुर्वेद की दृष्टि से देखते ही नहीं। मुझे एक आश्चर्य हुआ, ये निसार शेख परसों मिलने के लिए आया था। उसने आयुर्वेदिक एनाटॉमी और आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी के लिए सांख्य तत्वज्ञान से आरंभ किया है और ये हमारा आयुर्वेदिक एनाटॉमी है ऐसा बताने का प्रयास किया है। तो ये प्रशंसनीय है क्योंकि सुश्रुत की भी शुरुआत सांख्य तत्वज्ञान से हुई है, शारीरिक सांख्य चरक की भी शुरुआत सांख्य तत्वज्ञान से हुई है। और हम कभी
इस प्रकार से देखते नहीं है। एक सांख्य तत्व ज्ञान का भी आरंभ है, चेतना धातु रत्वे का स्मृत पुरुष संज्ञा का ये भी चरकाचर्य बताते हैं। पुनश्च धातु भेदेन चतुर्विंशतिक स्मृतः और षड्धातु का पुरुष पंचमहाभूत शरीर समवाय पुरुष ये भी बताते हैं। तो ये वैशेषिकों का है, ये न्याय का है, या फिर ये सांख्य तत्व ज्ञान का है, ये वेदांत का है, इस प्रकार से बता सकते हैं। और दोनों की शारीरिक स्थान की शुरुआत इसी से हुई है, सांख्य तत्व ज्ञान या वेदांत तत्व ज्ञान। योग चरक शारीरिक स्थान पहले अध्याय में बहुत सारा योग बताया। तो इस दृष्टि से अगर हम देखें हमारे शरीर को हमारे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को, इस प्रकार से उसने वो मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश, अन्नमय कोश वगैरह के बारे में बताया गया है। ये उपनिषद से है, ये डायरेक्टली आयुर्वेद के ग्रंथों में इसका कोई वर्णन नहीं है, लेकिन ये उपनिषद से है। अन्नम ब्रह्मेति वजानात वगैरह वगैरह इस प्रकार से तो इन सभी बातों को हम ध्यान में रखेंगे और उसी प्रकार ये गुण वगैरह के बारे में हम सोचेंगे कि विस्तृता सर्वता रागा वगैरह जो के गुण बताए गए हैं इस प्रकार से, तो शायद हमें हमारी स्थिति का अंदाजा हो जाएगा। हमें जो आयुर्वेद की दृष्टि से सीखना है वो हम सीखना आरंभ करेंगे। अभी हुआ है ऐसे कि हम समझते हैं आयुर्वेद में सीखने लायक कोई है ही नहीं। जो भी एनालिसिस वगैरह किया है वो एलोपैथी ने किया है और उसी को आधार लेकर, उसी का आधार लेकर हमें चलना है। शायद शायद जो भी बताया गया है वो सीधी तरीके से नहीं बताया गया, ये अहम चीज है। तो हमें जगह जगह पे ढूंढना है, केवल हमारे शास्त्र में ही नहीं, बाकी शास्त्रों में भी ढूंढना है। और फिर इसके बारे में हमें जानकारी होगी इस प्रकार। मनोमय कोश, ज्ञान विज्ञानमय कोश वगैरह, आयुर्वेदीय शारीर। तो कहने का मतलब ये है कि भेदता ही भेद्य बनना था, अन्यथा बिना। चरक का ही सूत्र है, ऐसे किसने गुण से कितने वही। तो जो भेदता है और जो भेदनीय है, जिसके बारे में एनालिसिस करना है, वह क्लासिफिकेशन करना है, वो जिस दृष्टि से उसको देखता है उस दृष्टि से उसमें विभाजन हो जाता है। जैसे कि मैंने औषध कोश में एक पूरा अलग ही तरीका अपनाया, युक्ति व्यापाश्रय को ले लिया और युक्ति व्यापाश्रय के आगे का क्लासिफिकेशन कर्म और कर्मेतर इस प्रकार से किया। कर्म में पंचकर्म और पंचकर्मेतर कर्म और द्रव्य कर्म ऐसा किया, और कर्मेतर में द्रव्य और गुणों को ले लिया। ये अलग ही क्लासिफिकेशन है, कहीं पे भी आया नहीं है, मेरे मन से ही निकला है। लेकिन उसके आधार पर हम औषध कोश को क्लासिफाई विभक्त कर सके, और जो आयुक्त निदान सॉफ्टवेयर बना उसमें इस प्रकार के क्लासिफिकेशन का फायदा हुआ। तो बताया क्या गया है, कर्म करने के लिए बताया गया है या कर्म के और कुछ बताया गया है, द्रव्य कुछ बताया गया है, गुण कुछ बताया गया है, उसके आधार पर ये क्लासिफिकेशन बेस्ड है। तो इस प्रकार से भेदता ही भेद्यम अन्यथा भिन्नति, जो भेदता है वो भेद्य जो चीज है वो दूसरे किसी तरीके से कर सकता है। पिता सित का अर्थ क्या है? पी है, पिता सित नहीं, पीता असित। पीत यानी कि पीत वर्ण, और असित यानी कि जो शुक्ल वर्ण नहीं है, उसका ज्यादातर मीनिंग ब्लैक कलर ऐसा करते हैं। सित यानी कि शुभ्र श्वेत वर्ण, और असित यानी कि श्वेत जो न हो, इस प्रकार का। पितासित में मैं समझ नहीं रहा क्या।
और सब सवाल आएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। तो कहने का मतलब है कि हम इसको भली भांति देखें। और अभी फिजिकल पैरामीटर्स बहुत सारे उपलब्ध हैं, फिजिक्स में काफी तरक्की हुई है, और इन सभी को हम भली भांति समझ सकते हैं, इसका इस्तेमाल पैरामीटर डेवलप करने के लिए कर सकते हैं। और अगर एलोपैथी के डायग्नोसिस के साथ हम आयुर्वेद डायग्नोसिस दे दें, वैसे बहुत सारी लैब्स में बहुत काफी मात्रा में खून जांच करने के लिए आता है, चाहे वो सीबीसी हीमोग्राम करना हो या ब्लड शुगर करनी हो, स्कैन करना हो और कुछ करना हो, तो उसी में से थोड़ा सैंपल लेके आयुर्वेद की दृष्टि से वातदुष्ट है, पित्तदुष्ट है, कफदुष्ट है, ये बता सकेंगे। आज का सुबह का जो मैंने बताया है वैद्य का विश्व एक विहंगम, और इसमें यही बात कही है कि पूना में इस प्रकार के एक लैब सपोर्ट हो सकती है। यहाँ काफी मात्रा में वैद्य है, और ये मिलकर एक लैब अगर शुरू करे तो सभी वैद्य उसमें अपने मरीजों को भेजे, और वह एलोपैथी के डायग्नोसिस के साथ आयुर्वेद का वातदुष्ट दुष्ट पित्त दुष्ट वगैरह का निदान दे दे, मुफ्त में दे दे, और फिर उसके कारण क्या है ये भी बताए, उसके लिए चिकित्सा क्या है ये भी बताए। तो श्रृंग अलाभो जलों का ये जो बताया गया है, श्रृंग वातदुष्ट के लिए, अलाभो कफदुष्ट के लिए, और जलों का पित्त दुष्ट के लिए, इस प्रकार से वो रक्तमोक्षण के उपायों का उसमें पीतासित में पीत वर्ण या पीत और असित दोनों का मिलाप होगा, या पीत भी होगा असित भी होगा, दोनों का हो सकेगा, ऐसा है। या श्लोकावर दिलेले रक्ताचे गुण, श्लोकात दिलेले रक्ताचे गुण दर्शनेंद्रिय गम्य आहेत, क्लिनिकल परीक्षणासाठी। दैट इज ट्रू, बट ऐसा है ना थोड़ा सा कि अभी के यंत्रों के सहायता से हम प्रत्यक्ष से थोड़े आगे जा सकते हैं। जो केवल इंद्रियों द्वारा परीक्षण होगा उसके हम काफी आगे निकल चुके हैं। ये एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, स्कोपीज वगैरह वगैरह जो है, तो ये प्रत्यक्ष का ही बढ़ा हुआ रूप है एक्चुअली। मैंने जो पदार्थ विज्ञान की किताब लिखी है उसमें लिखने का प्रयास किया है कि इसको भी प्रत्यक्ष प्रमाण मानकर चलना चाहिए आगे। केवल जो इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष सीधा होता है वही प्रत्यक्ष, ऐसा हम नहीं कह सकते। सिर्फ बात यह है कि उसमें स्टैंडर्डाइजेशन होना ये एक अहम चीज है, और स्टैंडर्डाइजेशन तभी होगा जब हम सब्जेक्टिविटी छोड़कर ऑब्जेक्टिविटी तक आएंगे। नहीं तो मुझे लगता है कि थोड़ा पीताशय तरफ वर्ण है, दूसरे को लगता है नहीं नहीं ये रक्त वर्ण है, तीसरे को लगता है और कुछ है, तो ये बात बनेगी नहीं। तो अगर हम पैरामीटर सेट करें कि कलर पैलेट के इस आधार पर ये पीताशय है, ये रक्त है वगैरह वगैरह, इसमें क्या पांडु है, इस प्रकार से जो सभी के लिए कॉमन हो, तो उसमें हम बता सकते हैं कि हाँ ठीक है, इसको इस प्रकार का वर्ण समझकर चलना चाहिए। तो स्टैंडर्डाइजेशन होना एक जरूरी बात इस प्रकार की। अभी सीसीआरएफ ने ठान ली है कि वो आयुर्वेदीय द्रव्यों का, औषधियों का स्टैंडर्डाइजेशन करे इस प्रकार से। ये प्रयास पीछे भी हो चुका था, और पाध्ये नाम के एक पुणे यूनिवर्सिटी में थे माइक्रोबायोलॉजी या केमिस्ट्री के, और उन्होंने ताम्र भस्म और लोह भस्म इनके ऊपर काम किया था आयुर्वेद रसशाला की तरफ से, और उनका यह कहना था कि स्टैंडर्डाइजेशन आयुर्वेद में होगा नहीं। क्योंकि वो बोलते हैं कि ताम्र के शुद्धि की प्रक्रिया, ताम्र के भस्म की प्रक्रिया 169 योग है, परंपराएं हैं।
क्या स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे? और ये भी एक उनका कहना था कि हम जिस पर्पज से कर रहे हैं वो भी एक अहम चीज है। वैसे दाता गुरुजी ने भी बताया है कि अमृत भस्म संतर्पण द्रव्यों से मारित अपतर्पण द्रव्यों से मारित, तो दोनों तरीके से हो सकता है। तो हम किस चीज के लिए वो उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं उसके अनुसार हमें शोधन या मारण इस प्रकार का करना है। तो ये बड़ी अहम चीज है। वैद्य संदीप कार्ड इज वर्किंग ऑन दिस कलर पैलेट, वेरी गुड। तो उसको मुझसे बात करने के लिए कहो, मैं भी करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रक्त परीक्षण करायच्या म्हणून रक्तमोक्षण असे करावे लागेल, कारण रक्तपरीक्षण करायचं म्हणून रक्तमोक्षण असं करावं लागेल, कारण रक्तमोक्षण चिकित्सा म्हणून जर आपण करतो तर आपल्याला ऑलरेडी सगळी माहिती आहे। मलमूत्र याप्रमाणे रक्तपरीक्षण आयुर्वेद मध्ये अपेक्षित आहे का, एक्सेप्ट जीव रक्त दुष्ट रक्त डिफरेंशिएट करण्यासाठी? ये चीज तो हो सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली। मैं इसलिए कह रहा हूँ जब हम रक्तमोक्षण करेंगे और रक्त का परीक्षण करेंगे वो सब्जेक्टिव रहेगा, और जो लैब में करेंगे वो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। और उसमें बहुत सारे सैंपल मिलेंगे। हम जो करेंगे वो सिर्फ हमारे मरीजों के सैंपल्स के बारे में सोचेंगे। एक चीज कर सकते हैं कि सैंपल हम ही कलेक्ट करें मरीज का और लैब को भेज दें, और जो हमने कलेक्ट किया है उसमें से थोड़ा साथ बगल में रखे और उसकी परीक्षा खुद कर ले, और जो लैब से आएगा आयुर्वेदिक निदान उससे मैच कर ले, तो ये ज्यादा बेहतर इस प्रकार का होगा। हाँ, और लोगों में इसकी पहचान ही नहीं है कि आयुर्वेद की दृष्टि से रक्त परीक्षण होता है, शुक्र परीक्षण होता है, मूत्र परीक्षण होता है, मल परीक्षण होता है। इसके बारे में सर्वसामान्य लोगों को मालूम ही नहीं है। उनको मालूम है कि ये तो सिर्फ एलोपैथी का मामला है, आयुर्वेद में ऐसा कहाँ है इस प्रकार से। तो अगर हम सब्जेक्टिविटी को छोड़कर ऑब्जेक्टिविटी पर जाना चाहते हैं तो लैब का आधार लेना जरूरी है और इंस्ट्रूमेंट्स का आधार लेना जरूरी है एट पोदार आयुर्वेद मुंबई। ठीक है, मैं एक बार बात कर लूं। वातेन दुष्टम पुरीश शव शाव वर्ण, ओके, सांगितले आहे, आणि वातेन दुष्टेन म्हणून दुष्टेन अरुणम सांगितले आहे। रक्त जे आहे इथे ते सुश्रुत संहितेत अरुण कृष्ण सांगितले आहे। एकच दोष दुष्ट झाल्यानंतर दुष्य जे असेल त्याप्रमाणे वर्ण वेगळा उत्पन्न होतो का? लिखा है तो वही होता है। सिर्फ ऐसा है कि फिर मैं कहूंगा कि कलर पैलेट का इस्तेमाल करो, उसमें शेड्स आएंगे और उसको भली भांति इस प्रकार से देखना है। और ये सभी चीजें अभी कोश से प्राप्त हो सकती है, प्रातिपदिक कोश है या त्रिस्कंद कोश हो, सभी वर्ण उसके गंध वगैरह के बारे में जानकारी इसमें हासिल हो जाएगी। और सब रेफरेंसेस को इकट्ठा करके फिर उसके बारे में सोचना। अधूरी जो जानकारी होगी उसके आधार पर काम नहीं हो सकता। नई कार्सने न अगर चरक का ही वचन है कि आधे अधूरे जानकारी से काम नहीं चलता। कृष्णंदे ज्ञातुम शक्यते, नई कार्सन्यावयवेन कृत्स्नम ज्ञातुम शक्यते। विमान स्थान में है कहीं पे।
कि कार्य का अवयव एक हिस्सा लेकर उसके आधार पर संपूर्ण जो चीज है उसके बारे में हम ज्ञान नहीं कर पाते हैं। ये उनका स्पष्ट निर्देश चरक का है। और इसी बात को लेकर मैन द अननोन, ये नोबेल प्राइज विनर किताब में अलेक्सिस कैरेल ने बताया कि एलोपैथी विल नेवर रीच ए ह्यूमन बीइंग। नहीं ज्ञानावयवेन कृष्णे ज्ञेय ज्ञानम नहीं ज्ञानावयवेन कृष्णे ज्ञेय ज्ञानम उत्पद्यते। अभी थोड़ा थोड़ा मुझे और याद आ रहा है, क्योंकि वो जो लिविंग को देख रहे हैं आदमी या मानव जो है, वो केवल इन सिस्टम से भरा हुआ ऐसी चीज नहीं है। उसमें मन है, अहंकार है, बुद्धि है, आत्मा है, और उनके बारे में कोई भी जिक्र एलोपैथी में है ही नहीं। तो अगर ज्ञानावयव लेकर इन सभी फिजिकल पैरामीटर्स को लेकर एलोपैथी ढूंढ रही है, सोच रही है और जानकारी हासिल कर रही है, तो कृष्णज्ञेय ज्ञानम नहीं उत्पद्यते। तो कृष्णज्ञेय जो है उसके बारे में जानकारी हासिल हो ही नहीं सकती। और ये बात चरक ने इतने सालों से पहले बताई है। अलेक्सिस कैरेल ने इसका भलीभांति इस्तेमाल उसके इस किताब में किया और उसको नोबेल प्राइज मिल गया उसके आधार पर। एलोपैथी विल नेवर रीच, मॉडर्न मेडिसिन विल नेवर रीच ह्यूमन बीइंग। और ये 80-90 बरस पुरानी बात इस प्रकार की है। सो वाताने दुष्ट रक्त अरुण वर्णाचे सांगितलेले आहे। सर, रिक्वेस्ट ऑल स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चन इन हिंदी प्लीज। या ये मैंने कई बार बताया है, फिर भी एक बार दोहराता हूँ कि हिंदी में ही क्वेश्चंस पूछे इस प्रकार से। तो कहने का मतलब है कि अभी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, उस टेक्नोलॉजी का किसको किस ढंग से इस्तेमाल करना है ये अपने अपने आधार पर निश्चित है। बैंक ने एक टेक्नोलॉजी अपना ली है, जो बुकिंग करने वाले वगैरह है, विमान, रेलवे वगैरह, उन्होंने एक टेक्नोलॉजी अपनाई है, आईटी का ही है ये सभी। सो हमने एक टेक्नोलॉजी ले ली त्रिस्कंद कोश बनाने में या प्रातिपदिक कोश बनाने में। वैसे ये स्कोपी वगैरह जो है ये भी एक टेक्नोलॉजी है, पैसा लगी ये भी एक टेक्नोलॉजी है। तो जिसको जिस ढंग से उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है वो अपने बारे में उसके बारे में सोचे, अपने आप उसके बारे में सोचे। तो ऑल्सो कृष्ण ही लोको कृष्ण ही लोको बुद्धिमताम आचार्य शत्रुश्च अबुद्धिमताम। सो ये भी लिखा गया है कि सभी जग बुद्धिमान आदमी के लिए आचार्य जैसा गुरु है। वो अगर सीखना चाहता है तो कहीं भी सीख सकता है, और नहीं सीखना चाहता तो भले अच्छे गुरु के पास हो लेकिन कुछ भी नहीं सीख पाएगा, ये भी निर्भर है। तो कहने का मतलब है कि अगर हम सब्जेक्टिविटी से ऑब्जेक्टिविटी में उतर आए तो हम शास्त्र को पूरे विश्व भर में ले जा सकेंगे। और ये साइंटिफिक सिस्टम है ऐसा वो समझेंगे। वास्तव में आयुर्वेद साइंटिफिक बहुत ही ज्यादा है, एलोपैथी से बहुत ही ज्यादा साइंटिफिक। फिर भी ये बात लोगों के कहने के लिए उनके जो पैरामीटर्स है या उनकी जो टेक्निक है उसका आधार हम ले लेंगे तो ये शायद बढ़िया इस प्रकार का होगा। तो इसके बारे में सोचो, जो भी किसी लैब से जुड़ा हो वो उसके बारे में सोचे और फिर इसको हम आगे ले सकेंगे। तो संसृष्ट लिंगम संसर्गा त्रिलिंगम सान्निपाति। अगर दो दोषों के रक्त दुष्टि का सम्मिश्रण है, विलाप है, तो वो संसर्ग इस प्रकार का संसृष्ट लिंग होगा। और त्रिलिंगम सान्निपातिकम, सभी रक्त दुष्टि के लक्षण एक व्यक्ति में स्थित है तो वो सांदिपातिक इस प्रकार का कहलाएगा। पहले ये जरूरी है कि एक एक का अलग अलग से समझ ले और फिर संसर्ग और संधिपात के बारे में सोचेंगे। तपनीयेन्द्र गोपापम पद्मालक्तक संदीपम गुंजाफल सवर्णम च विशुद्धम विद्युषोम। ये भी एक अहम चीज है। इसमें भी हम कलर पैलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तपनीयेन्द्र गोपाल,
सो तपनीय इज सुवर्ण। तो वो तप्त होने के बाद जिस प्रकार से उसमें लाली आ जाती है, रक्तवर्ण आ जाता है, या इंद्रगोप जो कीट है, उसका जो रक्तवर्ण है, पद्म अलक्तक संधिपम, पद्म ये रक्तवर्ण कमल इस प्रकार का है, या अलक्तक जो अल्ता कहते हैं, मेहंदी कहते हैं, गुंजाफल सवर्ण, और गुंजाफल के सदृश वर्ण वाला विशुद्धम विदुषुम, ये सिर्फ वर्ण के आधार पर। तो बेटर ऑप्शन है कि इन सभी के छायाचित्र सामने रखे, कलर फोटोग्राफ्स सामने रखे, और जो रक्त है वो इनके साथ में कंपेयर करें। ये भी एक अहम चीज हो सकती है कि अगर प्राणायाम से रक्त शुद्ध होता है, अंतकुंभक बहिकुंभक भली भांति हम करते हैं, तो ये भी दिखाई देगा कि इस प्रकार करने के बाद हम फिर रक्त की परीक्षा करेंगे और वो शुद्ध हो रहा है, ये इस प्रकार का हमें ज्ञान होगा। और जब सही मात्रा में शुद्ध हो जाएगा रक्त इस प्रकार से, तो हमारा जो बलवर्ण सुखायुष इसकी प्राप्ति इसके आधार पर हो जाएगी। तो उसके लिए लेकिन प्रयास करने हैं, ये कलर पैलेट्स वगैरह, इसके कलर फोटोग्राफ्स ऐसे लेकर उसको देखना है इस प्रकार से। और ये भी एक सिरा विभक्ति का जो वर्णन किया गया है कि 175 वात दुष्ट 175 पित्त दुष्ट, 175 कफ दुष्ट और 175 शुद्ध रक्त का वहन करती है। तो शुद्ध रक्त का वहन करने वाली सिराएं कौन सी है, ये हमें देखना है। ये अभी पता नहीं है, वो विभक्त हो जाते हैं इस प्रकार से, और शायद इसका पता फीटल सर्कुलेशन में चले। एम्ब्रियोलॉजी में फीटल सर्कुलेशन किस प्रकार का होता है ये देखकर, ये जो सिरा विभक्ति का वर्णन वहां पे है, उस वर्णन को लेकर, हाँ, जो आदमी हमारे सामने खड़ा होगा उसके बारे में किस प्रकार के सिरा विभक्ति के बारे में सोचना है और कहाँ से रक्त लेना है। क्योंकि अगर हम आतोदुष्ट पित्तजुष्ट रक्त को निकाल रहे हैं तो निस्संशय उसमें ये शुद्ध रक्त के वर्णन लक्षण नहीं दिखने वाले। तो हमें ये सोचना है कि कहाँ से हमें शुद्ध रक्त मिलेगा, किस किन सिराओं से मिलेगा, और वैद्य सिरा है या नहीं है, कहाँ पे है, ये ढूंढना पड़ेगा। ये एक अलग रिसर्च का टॉपिक हो जाएगा कि प्रकार के जो क्लासिफिकेशन 700 सिराओं के बारे में दिया है, वो क्लासिफिकेशन कैसे करे इस प्रकार से, और फिर उसमें ये रक्त निकाले और वो विशुद्ध रक्त के साथ उसका तालमेल रखे, उसको देखने की कोशिश करे, और फिर वो कितना शुद्ध हुआ है नहीं हुआ है उसके बारे में सोचे। और अगर ठीक नहीं है तो जो देश काल के साथ में विधि जो बताया गया है वो उसका पालन करना है, और वो पालन करने के बाद रक्त विशुद्ध होगा। ये सब अहम चीजें हैं जिसको प्रैक्टिकल में हम कर सकते हैं। ऐसी स्थिति नहीं है कि प्रैक्टिकल करने का नहीं कर सकते, इसमें प्रैक्टिकल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये दृष्टि होनी है। अगर दृष्टि ही नहीं है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सबसे अहम चीज इस प्रकार का है। तो मेरा सुझाव है कि इसके बारे में सोचो, वो फीटल सर्कुलेशन देखो एम्ब्रियोलॉजी में, वो कहाँ कहाँ पे सिराए गई हैं, और उसमें शुद्ध रक्त का वहन कहाँ से होता है इस प्रकार से। तुरंत आर्टरीज में चले मत जाना, नहीं तो लोग क्या करेंगे कि हाँ चलो हम आरती में देखते हैं, वो शुद्ध रक्त होता है के हिसाब से। ऐसा तो नहीं चाहते हैं। नाभि से उत्पन्न हुई सिरा ये ही इसके लिए ढूंढनी है, कहाँ पे है कैसी है, और वहां से अगर हम ये समझ पाते हैं कि ये सिरा शुद्ध रक्त का वहन करती है, तो उसके बारे में थोड़ा सोचना है, और फिर उसके आधार पर ये शुद्ध रक्त है या नहीं है ये देख लेना है इस प्रकार से। तो ये मेरा सुझाव दादा अच्छा है कि हम खुद रक्त का कलेक्शन करें,
और चाहे कोई एलोपैथी की टेस्ट करनी है नहीं करनी है अलग चीज है, कम से कम हम सीबीसी तो कर सकते हैं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बहुत सारे मरीज। और आयुर्वेदिक लैब हो, हाँ, हम खुद परीक्षण करें अपने क्लिनिक में जब भेजेंगे तब, और फिर उसका जो रिपोर्ट आएगा वातजुष्ट पित्तजुष्ट कफजुष्ट, ये अभी देखना पड़ेगा कि शुद्ध रक्त का परीक्षण करना है या वातजुष्ट पित्तजुष्ट कफजुष्ट का करना है वगैरह के बारे में सोचना पड़ेगा, और उस सिरा से वेद करके ये देना होगा, सैंपल जो कलेक्ट करना होगा तो उस प्रकार से देना होगा। तो उसके लिए पहले ढूंढ लेना जरूरी है, और फिर a student from Switzerland has sent me a picture of rabbit's bird which can be blood, which can be used for Artava Parikshan. I have also taken up a thesis for Artava Parikshan. I have developed a palette for it. That's good. So, Shashastruk Sandhimam, that is what has been said in Artava Pariksha. No, ये भी चीज है ऐसी कि इसका परीक्षण एलोपैथी तो करती नहीं है। रजस्राव का जो परीक्षण है वो एलोपैथी में है ही नहीं, आया नहीं है। यह हमारी खासियत हो सकती है कि आर्तव का इस प्रकार का परीक्षण करे और उसमें दोष दृष्टि के बारे में सोचे इस प्रकार से। तो जो एलोपैथी में नहीं है वो अगर हम मानेंगे, रस का विचार एलोपैथी में बिल्कुल नहीं है, दोष का विचार बिल्कुल नहीं है, वो रस दोष संबंध हम लोगों को बताएंगे और ये ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स लेकर चलेंगे, तो आयुर्वेद को हम स्थापित कर सकते हैं आधुनिक लोगों के लिए, आधुनिक जो साइंटिस्ट है उनके सामने उसको स्थापित कर सकेंगे। तो ये भी एक अहम चीज इस प्रकार के रहेगी। नात्युष्ण शीतम लघुदीपनीयम रक्तेपनीते हितमन्नपानम तदा शरीरं हि अनवस्थिताश्रित अग्निर्विशेषेण च रक्षितव्यः। तो रक्तमोक्षण के बाद क्या करना है इसके बारे में सुझाव है। वैसे देखा जाए तो रक्तमोक्षण करने के लिए स्नेहन स्वेदन कितने दिन करना है इसके बारे में कुछ निर्देश ग्रंथों में साक्षात नहीं है, और लोग अपने अपने तरीके से करते हैं, ऐसा थोड़ा सा है। तो मैं 3 दिन का पहले करता था, अभी मैं सोच रहा हूँ कि कुछ मरीजों में मैंने किया है पूरा स्नेहन स्वेदन होना है, जो सम्यक स्निग्ध लक्षण है तब तक स्नेहन करना है और स्वेदन करना है उसके साथ में। तो ये बेहतर ऑप्शन रहेगा कि अगर रक्तमोक्षण भी हमें करना है तो इस तरीके से हम आगे बढ़े। तो 3 दिन 4 दिन जितने भी लगते हैं, वैसे 3 दिन केवल जो मृदु कोष्ठी है उसके लिए बताया गया है, मध्यम कोष्ठी के लिए 5 दिन बताया गया है, और रूक्ष कोष्ठ के लिए 7 दिन के लिए स्नेहपान बताया गया है। हाँ, और फिर हाँ, थोड़ा सा स्वेदन, इसमें उत्क्लेश करना है नहीं करना है ये एक और चीज रहेगी। कफक के बारे में उत्क्लेश का निर्देश है, पित्त के बारे में वैसे उत्क्लेश का निर्देश नहीं है। लेकिन विलासनंदन सर लस्सी पिलाते थे ये करने से पहले, इस प्रकार से रक्तमोक्षण करने के पहले। मैंने कुछ मरीजों में इस्तेमाल किया था, फिर बाद में मैं खाना खाने के लिए कहता हूँ या वहीं पे खाना खा लेना और फिर नहीं पेया लिए पेया नहीं, तो देर इज पेया सो बट तिथं स्नेहस्वदन किती दिवस करावा असं काही आहे का, मला आठवत नाही आहे। पेयाची थाली रक्तमोक्षणानंतर आधी स्नेहन करावं का किती करायचं स्नेहस्वेदन? ती तूप घालूनच होते ना पेया थोडी ती झाली ती आदल्या दिवशी आहार म्हणून झाली नाही आदल्या दिवशीचा केव्हा, त्या दिवशी बिफोर येताना रक्तमोक्षण करने से पहले पेया देनी है, लेकिन सगृत पेया इस प्रकार की है। सुश्रुत मेंशन तिल यवागु बिफोर शिरावेदन, रेफरेंस दे दो कहाँ पे, मुझे अभी याद नहीं है। सो तिल यवागु ठीक है, ये पेया बता रही है, ये भी एक रेफरेंस देखना पड़ेगा कहाँ पे आए इस प्रकार से। लेकिन हाउ मेनी डेज you do Raktamokshana after giving Snehana? Only once. तो रक्तमोक्षण ज्यादा करना है ऐसा नहीं है,
स्नेहन स्वेदन कितने दिन करना है, जैसे वमन विरेचन बस में करते हैं उस प्रकार से उतने दिन करना है या नहीं करना है, ये एक अहम चीज इस प्रकार की है। और फिर अगर पूर्वानुमान हमारा है कि ये वातदुष्ट है पित्त दुष्ट है, तो शायद हम उसके बारे में सोचे कि वातदुष्ट सेरा कौन सी है, वातदुष्ट रक्त का वहन करने वाली सेरा कौन सी है, तो वहां से करना है। सिर्फ सिर्फ पिवाइटल से लेना है या पाँव में से निकलना है, ऐसी बात छोड़ के ये थोड़ा सा उसके बारे में सोचेंगे। तो मेरा मंतव्य है कि बेटर ऑप्शन है हम फीटल सर्कुलेशन को देखें और एम्ब्रियोलॉजी में जाकर वो शिला विभक्ति किस प्रकार से होती है उनके हिसाब से, आरोग्य के हिसाब से उसके बारे में थोड़ा सोचे। और षष्ठे स्नायु शिरा रोम बलवर्ण नखत्वचा, छठे महीने में शिरा की उत्पत्ति या व्यक्ति भाव उसका है, तो उसमें थोड़ा जिक्र के छठे महीने के बारे में जिक्र करें। कैन सद्यरोक्षण बी डन, सो माय डैड डू, हम भी करते हैं। और अगर ऐसी स्थिति है कि तुरंत रक्तमोक्षण करना चाहिए, जैसे कि विसर्प में है, हाँ, तो पहले दिन ही रक्तमोक्षण करवा देंगे तो भी चलेगा। एक तो सर्वकर्माणि रक्तमोक्षण नहीं करना, इसका उतना महत्व, उसका महत्व उसमें है रक्तमोक्षण का विसर्प में। और पण ये यात अगर तो माझा एक म्हणजे चमत्कारिक आहे, म्हणजे आधी तर दरवा वेळा लावून झाला सगळीकडे, पण नंतर फ्रॅक्चर झालं, तर ते फ्रॅक्चरला रक्तमोक्षण नंतर बरं वाटलं म्हणून ते अजून केलं. तर ते वातजुष्ट जर असेल तर तो नाही तेवढ्या प्रमाणात करणं अपेक्षित. उसका अतियोग भी नहीं होना है, ये भी है। और वैसे एक्यूट एपेंडिसाइटिस में रक्तमोक्षण करते हैं, एक्यूट सेल्युलाइटिस में करते हैं, या फिर तिमिर वगैरह में करते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ सद्य रक्तमोक्षण कर सकते हैं। लेकिन ये सद्य तात्कालिक होता है, बाद में हमें पूरा स्नेहन स्वेदन करके करना है, ये सबसे अहम चीज रहेगी। सभी जगह सद्य सद्य करना ऐसा ठीक नहीं है। तो इसके बारे में ह्याच्यात पण आलेलं आहे ना, हाँ, कामाला किंवा लिहागत वगैरे असेल त्याचं पण रक्तमोक्षण आलंय ना. याच्यात आलंय, उदरामध्ये आलंय, लिहामध्ये, लिहोदरामध्ये आलंय, यकृतोदर में भी उस प्रकार से कर सकते। तान्युपस्थित दोषाणां स्नेह स्वेदोपपादने पंचकर्माणि कुर्वेत मात्रा कालो विचारेण, चरकावचने सूत्रस्थान दूसरे आते हैं। तो उपस्थित दोषत्व हेतु है उसमें। एकच शंका आहे आता, विसर्पण हे जर आलंय तर पुष्ठान आधीच का नाही रक्तमोक्षण आलेलं? वो वात प्राधान्य उसमें है, इसलिए कृष्णम सर्वमेव आदौ आधा स्नेह पाने उपाचरित में, अभी श्लोक पक्का याद नहीं है। स्नेह पानी कुष्ठ में पहले करना है। एलोपैथी नेवर रीच ह्यूमन बीइंग्स, स्टेटमेंट गिवन बाय व्हिच पर्सन? Alexis Carrel in his book Man the Unknown. So this is a famous book, readily available for free. Free PDF is available. You can go and Google it and you can download it. सर, रोग के अनुसार स्नेहन का काल रक्तमोक्षण के लिए चेंज होता है क्या? अगर ये बात सही है कि वातदुष्ट है तो 7 दिन लगेंगे और पित्तदुष्ट है तो 3 दिन लगेंगे, ये पॉसिबल है। और कफ के लिए 5 दिन लगेंगे, ऐसा है। लेकिन हमारा पूर्वानुमान होना है ये वातदुष्ट है पित्तदुष्ट है वगैरह इस प्रकार के। 14:31 सुश्रुत सूत्रस्थान 14:31 दल्हन मेंशन यवागो अत्र तिल यवागो तस्याः सुश्रुत ने यवागु बताई है और ये मंतव्य दल्हन का है, ठीक है। हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मूल ग्रंथों में क्या है ये हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये एक्सप्लेनेशन तो हम ले सकते हैं उसमें, सत्यस्नेहानच झालं ना. हे झाल्यानंतरच स्नेहस्वेदन झाल्यानंतर पण त्यांनी स्नेहन करायला सांगितलं, अर्थ होतो आणि तूप घालूनच ते ह्याला काय सांगितलं असं. ये शायद रक्त में स्थित दोष का उत्क्लेश करने की है। जैसे ये हम
वमन के पूर्व दही वगैरह देते हैं उसका कफ का उत्क्लेश करने के लिए, उसी प्रकार ये कफ रक्त में स्थित दोषों का उत्क्लेश करने के लिए पण असं कीळ क्लेश आलेलं आहे. सो सद्य मुझे ठीक तरीके से दिख नहीं दे रहा। ठीक है, यहाँ पे अगर देवनागरी का आता है वो बिल्कुल छोटा फॉन्ट हो जाता है, ये नीचे वाला जो है वो, और फिर दिक्कत होती है वो पढ़ने में। हाँ ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कितने दिन स्नेहन स्वेदन करना है उसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा, और पूर्व क्या देना है ये भी सोचना पड़ेगा, और सिरा विभक्ति को जानकर कहाँ से रक्तमोक्षण करना है ये भी सोचना पड़ेगा। तो ये हम नहीं कर रहे हैं अभी, मैं भी नहीं कर रहा हूँ, तो उसके बारे में थोड़ा करेंगे। तस्याः सद्य स्नेहनीयत्वात् रक्तोत्क्लेशकरत्वाच्च, तो सीधा दिया है रक्तोत्क्लेशकर है इस प्रकार से, तो बेटर ऑप्शन है इस प्रकार से। तो यवागु तिल सहित इस प्रकार से देना ये अहम चीज रहेगी। सर तेल विदा ही होता है तो घी से अपेक्षा से रक्त के दोष ज्यादा उत्क्लेशित होंगे ना। अगर हम दोषों को ही निकालना है तो उत्क्लेश ही करना है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, घी के बजाय ये देना है। तू सगुरुत पेया म्हणतेस तो कशात काय बघायला, अगर रक्तमोक्षण से पहले सगुरुत पेया देनी है वो देखना पड़ेगा थोड़ा सा। Research on blood group is available. For example, blood group O is Pitta Prakriti and have mostly Pittaja Vyadhis and more prone to ulcers etc. असं कुठे आलंय? इसमें थोड़ा सा अंतर रहेगा मेरे ख्याल में। ठीक है, लेकिन जो भी काम हुआ है वो थोड़ा देख लेंगे, और इसको स्थापित करना बहुत मुश्किल है। यांनी केलं असेल कदाचित, सिडॅक किंवा इतर लोकांनी केलं असेल। ये किसका काम है एक बार बता दो। मेरे प्रकृति के बारे में विचार बिल्कुल अलग है, और मैंने गुरुकुल में बहुत बार ये बताया है, हमारे चरक वाचन में भी ये बताया गया है, सूत्रस्थान का 7वां अध्याय चल रहा था तो उसके बारे में काफी जिक्र मैंने किया है। तो अभी जो प्रकृति की कंसेप्ट बताते हैं वो बिल्कुल विश्वसनीय है नहीं, और ये काफी कंफ्यूजन को बढ़ा देता है पूरे विश्व भर में, तो उसके बारे में थोड़ा अलग से सोचना पड़ेगा। लेकिन ब्लड ग्रुप का आयुर्वेद की दृष्टि से विचार ये एक चीज हो सकती है, किस प्रकार से प्रकृति से लेना है नहीं लेना है अलग चीज है, लेकिन दोषों के साथ उसका संबंध जुड़ाना एक तरीके से पॉसिबल है। Sven queries to एवरीवन प्लीज। ये आरती नदार ने सिर्फ मुझे भेजा है, तो बेटर ऑप्शन है कि जो क्वेश्चन आप पूछेंगे वो सीधा मुझे ही भेजे, सीधा मुझे नहीं भेजे, सभी लोगों के लिए भेजे, तो सभी लोग नहीं इथे क्वेरी टू ऑल कहना है इस प्रकार से। पेय या पीता सर्पिशम is mentioned in वमन विरेचन कर्म is that स्निग्ध ईशत स्निग्धे पुरुष, बट वमन विरेचन की बात नहीं है, अभी रक्तमोक्षण की बात कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कहाँ पे है वो देखना पड़ेगा, अगर है इस प्रकार का संदर्भ तो पहले ये है कि सभी संदर्भों का चयन होना है, जितने भी संदर्भ है उन सभी संदर्भों का चयन होना है। और पुरानी पद्धति तो यही थी कि बार बार ग्रंथों को पढ़ते थे तो सामने आ जाता था, अभी बार बार तो छोड़े, एक बार भी पढ़ते नहीं है और सिर्फ पढ़ना भी नहीं आता, अर्थ समझने की बात और दूर है।
और फिर उसके ऊपर विचार करना, ये तो और भी दूर की बात है। तो हम कहाँ पे है, किस लेवल पे है और क्या कर रहे हैं, ये अभी जरूर सोचने की बात है। मेरे जो बुजुर्ग रहे, कोरटकर सर, फणसरकर, वेणी मनोहर शास्त्री जोशी वगैरह वगैरह, इनको सभी संहिताओं का ज्ञान होता था, सभी रेफरेंसेस को ध्यान में रखते थे। उनके दृष्टि से देखा जाए तो मैं भी अधूरा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे ग्रंथ पढ़ लिए हैं और अध्ययन निरंतर करता रहता हूँ। फिर भी इस प्रकार के संदर्भ अगर मुझसे छूट जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि एक कमी है। अरे मेरी स्थिति है तो और लोगों की क्या स्थिति होगी, ये थोड़ा जरूर सोचना इसके बारे में। कैन ए सेशन बी टेकन ऑन योर व्यूज ऑन प्रकृति? मैं जैसे विषय आएगा तो मैं बोलूंगा, ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया है। कुष्ठेनम स्नेहपूर्वेन पूर्वम सर्वम उपाचरे, स्नेहपानेन सर्वम पूर्वम सर्वम उपाचरे। हाँ, ये मैं याद करने की कोशिश कर रहा था याद नहीं आ रहा था। ठीक है, अभी मेरे ख्याल में यहाँ पे रुकते हैं। कितने बज गए हे मुझे मालूम तेवढंच नहीं दिसतंय की है। शाखावत गोष्टी पोहोचतात आली पाहिजे, तरी दुसरे काही करून उपयोग नाही असं. हाँ, पृष्ठाला शाखागत गोष्टी पोहोचतात आली कोष्ठात पाहिजे, त्याच्याशिवाय certificate कोष्ठात किंवा रक्तकोष्ठात तरी यायला पाहिजे किमान। तो मेरे ख्याल में ये सिलसिला आगे चलता रहेगा, कल फिर से एक बार और देखेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः, शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन। आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने काञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां, श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्, वैद्यवर्गो हि नूनम्। विरम्यते व्याख्यानव्यापारात्। श्वः पुनरपि मिलिष्यामः। काही कॉलेज आहे का? Blood testing in Ayurvedic perspective is available with Punarvasu along with photos of अनुभव। सो इनको पब्लिश करना चाहिए अगर ये अवेलेबल है, शुरू किया है उन्होंने काम, तो उसको पब्लिश करना चाहिए। तो ठीक है, हम योगेश काले से एक बार बात कर लेते हैं और ये अगर अवेलेबल है तो उसके बारे में सोचेंगे।